दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट की एक बहुत ही बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिसे आजकल वाइडली ट्रेड किया जा रहा है पूरी दुनिया भर में, और भारत उसमें जो है नंबर 1 पे है। तो बेसिकली हम पहले थोड़ा सा बेसिक्स इक्विटी के बारे में जानेंगे, फिर फ्यूचर के बारे में, और उसके बाद से ऑप्शन में जो है एक सीरीज ही चलाएंगे हम लोग इस पे, और पूरी इसकी साइकोलॉजी से लेके इंडेक्स ऑप्शन हो या फिर स्टॉक ऑप्शन हो, बाइंग हो, सेलिंग हो, ऑप्शन ग्रीक्स हो, उसका क्या इफेक्ट पड़ते हैं, कैसे हमें देखना चाहिए, ट्रेड में कैसे उसका यूज करेंगे, वो सब धीरे धीरे करके हम लोग जानेंगे। और आगे भी इस में कई सारे और भी वीडियोज आएंगी, सीरीज आएंगी, तो देखते रहिए और सीखते रहिए और कमेंट करते रहिए। तो आइए आज जानते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक्स हम इक्विटी के बारे में समझ लेते हैं कि इक्विटी आखिर होता क्या है। इक्विटी नाम से ही पता चलता है, इक्विटी मतलब बराबर, यानी कि अगर 2 भाई हैं घर में या 4 भाई हैं, तो जो भी हिस्से पूर्वज के संपत्ति में जो भी हिस्सा लगेगा वो बराबर बराबर लगता है नॉर्मली। तो वहीं से इक्विटी शुरू होती है। जैसे कोई एक कंपनी है, तो कंपनी की जो भी शेयर्स होती है, ठीक है, उसी को नॉर्मली इक्विटी कहा जाता है, क्योंकि उस शेयर्स की जो भी प्राइस होती है और उसकी जो वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो पैसे के मामला में हो या फिर वो जो हिस्सेदारी तय करती है वो बराबर तय करती है। अगर किसी के पास एक इक्विटी है या किसी के पास 100 इक्विटी है, तो जो जिसके पास 100 इक्विटी है उसके पास जो एक इक्विटी वाले से 100 गुना ज्यादा वैल्यू में भी और पावर में भी हिस्सेदारी ज्यादा है। तो इक्विटी का बेसिकली मतलब यही होता है, ठीक है। तो जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं कि उनके पास शेयर्स होता है, ठीक है। वो शेयर्स कैपिटल जनरेट करने का एक माध्यम होता है। कोई भी कंपनी, हम लोग भी बिजनेस जब शुरू करने जाते हैं तो उसके लिए कैपिटल की जरूरत होती है। तो कैपिटल कहाँ से आता है? या तो हम अपने खुद से फंड मैनेज करें, या हमारे पास पहले से फंड रखा हुआ हो, या फिर हम किसी एसेट को बेच के लाएं, या फिर हम बैंक से लोन लें। तो जो लोन होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं डेट, ठीक है। और जो हम लोग पैसा लाते हैं खुद से, उसे इक्विटी बोलते हैं। यानी कि इक्विटी के साथ साथ ये इसको कंपनी में शेयर्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इक्विटी और शेयर सेम ही होता है। इक्विटी ये क्योंकि शेयर्स की वैल्यू बराबर होती है, जैसे मैंने बताया, इसलिए इसको इक्विटी कहा जाता है। इक्विटी का मतलब इक्वल से ही इक्विटी बना हुआ है। और डेट जो होता है, जो कर्ज लेके लाया जाता है, जो कर्ज होता है कंपनी पे, उसको हम लोग डेट बोलते हैं। वो डिबेंचर्स के थ्रू भी होता है, बॉन्ड्स के थ्रू भी होता है, या बैंक लोन देती है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, कई तरह के लोन होते हैं जो देती है कंपनियों को। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली एक जो इक्विटी होता है वो हम लोग समझ चुके हैं कि क्या है इक्विटी, किसको बोलते हैं, शेयर्स क्या होता है। कंपनी का जो मालिक होते हैं, जो ऑनर्स होते हैं, वो जो पैसा लेके आती है उसको डायरेक्टली उसी को हम लोग शेयर्स या इक्विटी कहा जाता है। वो, और उस एक कंपनी में कई सारे मालिक हो सकते हैं, पार्टनर होते हैं। तो उनके पास जितने नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होंगे, अगर मान टोटल कंपनी के पास 100 करोड़ की इक्विटी है, ठीक है, टोटल जो कंपनी की वैल्यू है 100 करोड़ है, और किसी किसी ने इसमें 50 करोड़ दिया और किसी दूसरे ने 50 करोड़ दिया, तो दोनों का जो उस कंपनी में जो होगा शेयर्स की वैल्यू होगी वो 50-50% होगी। एक कंपनी के पास 50%, दूसरे के पास भी 50%। अगर 3 है, अगर किसी ने मान लीजिए 20% ही कंट्रीब्यूट किया हुआ है, बाकी दोनों 40-40%,
तो उनकी जो वैल्यू होगी शेयर्स में 100 करोड़ है कंपनी की अगर कीमत, तो जो जिसका 20% है वो 20 करोड़ का मालिक होगा। यानी कंपनी आज बेचा जाए पूरे 100 करोड़ में तो उसको 20 करोड़ मिलेगा और 40% वाले को 40 करोड़ मिलेगा। तो अब कंपनियां क्या करती है, इसके लिए जो भी रजिस्टर्ड होती है वो एक तो होता है प्राइवेट लिमिटेड और एक पब्लिक लिमिटेड। तो उसका अपना एक तरीका है कि प्राइवेट लिमिटेड में नॉर्मली 49 नए 49 अलग अलग शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। 49 से अबव जो होता है वो पब्लिक लिमिटेड में चला जाता है। कुछ नियम चेंज हुए होंगे अभी, ये मैं पहले के मैं बता रहा हूँ। नॉर्मली इसमें अभी भी 49 ही होनी चाहिए। तो इक्विटी हमें लगता है समझ में आ गया होगा, आखिर इक्विटी होता है क्या, शेयर्स क्या होता है। तो ये जो कंपनी का जो ऑनर होता है वो जो अपना पैसा लगाती है, यानी कि उस पर किसी भी तरह का इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं रहता है, तो वो हो गया इक्विटी शेयर। और जो डेट के थ्रू आता है वो हमारा होता है डिवेंचर्स। ठीक है, वो डेट होता है जो कंपनी लोन ले ले कहीं से, तो वो होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि कंपनी अपने इक्विटी को कई हिस्सों में बांटी हुई रहती है। शेयर्स को जैसे 1 लाख शेयर्स होते हैं, वो जब जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करना आसान होता है शेयर्स को, तो उस नंबर्स में वो कंपनियां बांटती है और उस हिसाब से कंपनी शेयर्स को इशू भी करती है। अगर कोई प्रोप्राइटरशिप है, सिर्फ एक ही उसका ऑनर है, तो 100% इक्विटी उसके पास है। अगर वो कंपनी में कुछ कंपनी के हिस्से कुछ बेचना चाहती है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसके टोटल कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ है और उसका मालिक कोई एक ही है। ठीक है, लेकिन कंपनी के ऊपर ना डेट भी है, उसके ऊपर लोन भी है। डेट मान लीजिए कि डेट मान लीजिए 20 करोड़ की है। ठीक है, CR लिख देते हैं। तो अब उसको वो चाहती है कि मैं अब डेट फ्री हो जाऊं, तो वो क्या करेगी, वो किसी ऐसे, उसके पास पैसे हैं नहीं अभी, तो डेट कहाँ से दे। 100 करोड़ की कंपनी है जिसमें 20 करोड़ लोन ही है। तो उसने क्या किया कि एक किसी को ढूंढ के लाया, बोला कि आप ना मुझे 20 करोड़ दे दो और मेरे 20% कंपनी के हिस्सेदार बन जाओ। तो वो 20 करोड़ किसी दूसरा बंदा आया, तो उसने 20 करोड़ दिए और उसने 20 करोड़ पे करने के बाद वो हो जाएगा 0। और इनकी जो स्टेक है वो 80% रह जाएगी और जो दूसरा लेके आया था उसकी 20% स्टेक इसमें हो जाएगी। ठीक है, और ये कंपनी होगी डेट फ्री, इसके पास कोई डेट नहीं। यानी कि अब ये कंपनी अगर 100 रुपये भी कमाती है तो 80 रुपये जाएगा जिसके पास 80% हिस्सा है, और 20% जाएगा जिसने अभी 20% दिए, जो कि डेट पे करने के लिए, यानी कि लोन को चुकाने के लिए। तो ये हमारा हो गया इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन। और तो स्टॉक मार्केट में वो देखते हैं जो शेयर मार्केट में बिक रही होती है वो शेयर्स है। अगर कोई शेयर्स खरीदता है, एक शेयर्स भी खरीदा है, तो उसको कंपनी में उस शेयर्स के बराबर की ऑनरशिप मिल जाती है। ऐसे कंपनी करोड़ों में शेयर सेल करती है, उसका शेयर जो होता है वो लाख या 2 लाख या 1000 में नहीं होता, वो करोड़ों में होता है। तो अगर किसी कंपनी के पास 1 करोड़ शेयर्स हैं और किसी ने एक शेयर खरीदा, तो उसके पास उस एक मतलब 1 करोड़वां हिस्सा उसके पास आ गया। तो स्टॉक मार्केट में तो शेयर्स तो बिक रहा होता है, वहाँ पे अगर कोई ऑनर होना चाहता है, कंपनी कुछ हिस्सा खरीदना चाहता है, तो वहाँ से खरीदा जाता है, जो कि स्टॉक मार्केट लिस्टेड है। बाकी जो लिस्टेड नहीं है तो उसके लिए उसके डायरेक्टर्स को अप्रोच किया जाता है। वो भी कंपनी जब वो फंड जनरेट करना चाहती है तो उस केस में वो पब्लिक किसी को शेयर बेच के, और ऐसा होता है हम लोग देखते हैं स्टार्टअप आजकल काफी फंड जनरेट करती है, वो यही करती है, किसी किसी को कुछ कुछ हिस्सा बेच के। जो वेंचर कैपिटल होते हैं, एंजल कैपिटल होते हैं, एंकर कैपिटल इन्वेस्टर्स होते हैं, वेंचर कैपिटल वाले होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग हिस्सा खरीदते हैं स्टार्टअप में। तो वो तो लिस्टेड होते नहीं है, लेकिन उनका एक प्रक्रिया होता है, वो इन्वेस्टमेंट बैंक के थ्रू अप्रोच करते हैं या इन्वेस्टमेंट बैंक उनको अप्रोच करता है, क्योंकि वो लोग जाने माने लोग होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर में क्या होता है कि
जैसे हम लोग मान लीजिए रिलायंस की शेयर है और रिलायंस की शेयर्स की प्राइस है अभी मान लीजिए 2500 रुपीज, ठीक है। और किसी को 10 लाख का शेयर खरीदना हो, उसके पास 10 लाख है, तो वो टोटल लगभग इसमें अगर 400 शेयर्स उसको खरीदने होंगे, ठीक है। तो 400 शेयर्स अगर खरीदता है तो उसको पूरे देने होंगे 10 लाख रुपए। लेकिन अगर वो ऑनर होना चाहता है तब तो उसके लिए सही है। लेकिन कुछ लोग इस व्यू के साथ खरीदते हैं ना कि मार्केट अगले 1-2 हफ्तों में 2%, 5% या 10% के से ऊपर जाएगी। रिलायंस की शेयर्स जो है अभी कुछ अच्छे न्यूज, अच्छे रिजल्ट आए हैं, तो ये ऊपर जाएगी तो उसे 2-4-5% का प्रॉफिट होगा। तो वो इस केस में क्या करेंगे, डायरेक्ट स्टॉक वो 10 लाख रुपए ना रिलायंस की ना लेके वो एक फ्यूचर खरीद लेंगे। अगर मान लीजिए एक फ्यूचर में लॉट साइज आता है कि मिनिमम आपको 100 क्वांटिटी या 300 क्वांटिटी लेना ही है, तो यहाँ पे मान लीजिए उसको 400 क्वांटिटी का एक लॉट है, तो वो एक लॉट अगर लेता है रिलायंस की फ्यूचर का, अगर एक लॉट लेता है तो उसको यहाँ पे 10 लाख नहीं देने होंगे। एनएससी क्या करती है कि उसको बोलती है कि आप 25%, ठीक है, आप दे दीजिए टोटल। तो आपको टोटल यहाँ पे जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसका 25% ही देना होगा। तो यानी कि वो तो देगा 2.5 लाख रुपए यहाँ पे, लेकिन उसका टोटल बेनिफिट मिलता है 10 लाख का। यानी कि अगर रिलायंस का फ्यूचर जो है, अगर रिलायंस की शेयर 10% से डाउन गई तो उसको टोटल 1 लाख लॉस होगा। यानी कि 1 लाख लॉस जो है, अगर देखा जाए, अगर लॉस प्राइस 1 लाख है और उसको अगर प्रॉफिट भी होगा तो 10 लाख पे ही होगा। यानी कि देने तो है हमें 2.5 लाख रुपए, बस 2.5 लाख रुपए हमारे पास मार्जिन होने चाहिए और हमें टोटल बेनिफिट मिलेगा 10 लाख का। तो अगर मेरे पास कैपिटल है 10 लाख तो मैं क्या करूंगा कि रिलायंस का इक्विटी में ना लेके, कैश मार्केट में ना लेके, शेयर्स ना खरीद के मैं एक लॉट फ्यूचर ले लूंगा जो मुझे 10 लाख के बेनिफिट देगा। तो 7.5 लाख रुपए मैं रखूंगा बैंक अकाउंट में, 2.5 लाख रुपए से मैं ले लूंगा एक लॉट और मुझे जो बेनिफिट मिलेगा टोटल कॉन्ट्रैक्ट साइज यानी 10 लाख का मिलेगा। तो इसका नुकसान ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी के पास 10 लाख नहीं है, 2.5 लाख ही है, अगर वो एक लॉट लेता है तो उसको टोटल लॉस होगा 1 लाख रुपए, ठीक है। और ये परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ये टोटल 40% का लॉस है। यानी कि अगर 10% से रिलायंस आपके अगेंस्ट में गया है तो आपको सीधे 40% का लॉस करेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइज पे 10% का लॉस हुआ लेकिन मार्जिन हमें कम देने पड़े तो 40, यानी कि आपको 40% फिर से आपको कहीं से 1 लाख लाना पड़ेगा तब आपको लेंगे। लेकिन अगर मेरे पास 10 लाख है तो 10 लाख में से 1 लाख गया भी तो 9 लाख बचे ना हमारे पास, 10% का ही लॉस है। तो मैं फिर से अगली बार अगर मैं लेता हूँ तो फिर मुझे 2.5 लाख ही देने हैं, उस पर अगर मैं 10% कमा लिया तो मेरा 1 लाख रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ 2.5 लाख ही कैपिटल है तो उस केस में ये 1 लाख रिकवर नहीं होगा, क्योंकि मुझे 1 लाख और लाना पड़ेगा तब जाके मैं दूसरा ट्रेड ले पाऊंगा। तो फ्यूचर इसलिए कहिए हाईली लिवरेज होता है। लिवरेज का मतलब ये है कि हमें जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है उसका टोटल नहीं देना होता, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि स्टॉक की क्वालिटी क्या है। रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, ये हाई क्वालिटी के स्टॉक होते हैं तो इन लोगों में थोड़ा सा मार्जिन कम देना पड़ता है, किसी किसी में 20% देना पड़ता है। निफ्टी में 10% ही देना होगा, बैंक निफ्टी में भी 15 या 20% देना होगा। तो वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह का स्टॉक में काम करते हैं और इंडेक्स में काम करते हैं। थोड़ा सा हाई वोलाटाइल इंडेक्स में काम करेंगे जैसे मिड कैप हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, तो उसमें थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा देना पड़ता है। बाकी निफ्टी में सबसे कम देना पड़ता है, 10% ही काफी होता है टोटल कॉन्ट्रैक्ट साइज का। तो हमें फ्यूचर समझ में आ गया होगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है
एक बायर के बीच, सेलर के बीच। अगर मुझे लग रहा है कि रिलायंस ऊपर जाएगा, किसी को लग रहा है कि नीचे जाएगा, तो मैंने एक कंट्रैक्ट ले लिया, एक फ्यूचर ले लिया लॉट, क्योंकि ऊपर जाएगा, और उसे लग रहा है कि वो नीचे जाएगा, तो उसने मुझे एक सेल कर दिया यहाँ पे। अगर नीचे गया तो उसे प्रॉफिट होगा, ऊपर गया तो मुझे प्रॉफिट होगा। यानी कि मुझे डायरेक्ट रिलायंस के शेयर्स नहीं खरीदने पड़े, और मुझे मार्जिन भी, यहाँ पैसे भी कम देने पड़े। लेकिन जो लॉस या प्रॉफिट होगा वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट साइज का होगा। यानी कि लॉट साइज अगर 400 का है तो 400 गुने 2500, वो वहाँ पे एक्सचेंज कैलकुलेट करके बता देती है। वो तो मैं यहाँ पे समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया फ्यूचर। अब आते हैं जो मेन टॉपिक है, ऑप्शन पे। ऑप्शन में जैसे अगर मुझे लग रहा है, अगर अभी करंट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस, अभी मार्केट प्राइस हम लेते हैं 2500 रुपये, ठीक है। अब हमें लग रहा है कि ये जो है यहाँ से 2500 से रिलायंस ऊपर ही जाएगी अगले इस महीने में, क्योंकि इसके रिलेटेड न्यूज जो है वो अच्छी आई हुई है। तो हमें लग रहा है कि ये नीचे नहीं गिरेगा। तो हम जो इतना सारा पैसा लगाएंगे रिलायंस के एक शेयर्स में या फिर फ्यूचर में, तो उसके लिए हमें क्या होगा कि हम 2500 वाले स्ट्राइक प्राइस का, इसमें अब ऑप्शन में एक आता है स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो पहले बेसिक्स ऑप्शन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस जो हम प्राइस चुनते हैं, यानी कि हमें लगता है कि इस प्राइस से मार्केट ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चुना, भले मार्केट में अभी चल रहा हो 2450, ठीक है, यहीं पे लिखते हैं इसको, ये करंट मार्केट प्राइस हो गया। और हमने स्ट्राइक प्राइस चुना 2500 का, यानी कि स्ट्राइक प्राइस जो है 2500 है, हमें लग रहा है कि मार्केट इससे ऊपर ही रहेगी, तो इसके लिए हमें प्रीमियम देने पड़े, मान लीजिए 50 रुपए। और जो लॉट साइज है 400 यूनिट का है, तो हमें यानी कि सिर्फ 20,000 देने होंगे 2500 के स्ट्राइक प्राइस के लिए। और अगर 2500 से ऊपर मार्केट कर रहा, जितना भी प्रॉफिट जाएगा उतना प्रॉफिट हमें होगा। यानी कि ओवरऑल जो हमारा ब्रेक इवन होगा, यहाँ पे होगा स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। 2550 से जितना भी ऊपर मार्केट जाएगा वो सारे प्रॉफिट मिलेगा हमें, क्योंकि हमने कॉल ऑप्शन लिया हुआ है। तो जब हमारा व्यू बुलिश रहता है, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम लेते हैं कॉल ऑप्शन। यानी कि हमें यहाँ पे ये जो 10 लाख देने थे इक्विटी में और जो 2.5 लाख देने थे फ्यूचर में, वो हमें सिर्फ यहाँ पे 20,000 रुपये देने हैं, ठीक है। क्योंकि प्रीमियम हमारे 50 रुपये है एक यूनिट का, और टोटल 400 का लॉट है, यानी कि 400 गुने 50, क्योंकि टोटल जो यूनिट होता है, टोटल यूनिट में पर यूनिट प्राइस हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हो गया हमारा 20,000। यानी कि अगर प्रीमियम 50 रुपये का चल रहा है, स्ट्राइक प्राइस 2500 पे। स्ट्राइक प्राइस वो होता है प्राइस कि जिसपे ऑप्शन बायर को, ठीक है, एक राइट मिलता है कि वो उस प्राइस पे स्टॉक को खरीद सकता है। यानी लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि उसे खरीदना ही है। अगर ये स्ट्राइक प्राइस 24 मार्केट 2400 पे क्लोज होता है तो वो नहीं खरीदेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों 2400 पे वो इतना लोवेस्ट प्राइस पे खरीदेगा, ठीक है, और 2500 पे बेचेगा, क्योंकि 20 उसको 2500 पे बाय करने का राइट मिल गया, चाहे मार्केट में कोई भी प्राइस हो। ऑप्शन का मतलब ये होता है कि हमें उस स्ट्राइक प्राइस पे किसी भी कंडीशन कोई भी हो, ऑप्शन बायर को उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे वो पर्टिकुलर स्टॉक बाय करने का राइट मिल गया है। यानी कि स्ट्राइक प्राइस 2500 है, और अगर मार्केट प्राइस मार्केट में क्लोजिंग हो रहा है एक्सपायरी पे, अगर 3000 पे भी क्लोज हो रहा है, तो उसको वो ये स्ट्राइक प्राइस है 2500 पे ही बाई करने का राइट उसको मिला हुआ है।
और वो बाई करेगा और 3000 पे जो करंट मार्केट प्राइस है उस पर सेल करेगा। तो स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे वो मार्केट में कोई भी कंडीशन हो बाई करने का राइट उसको मिल गया। तो हमें समझ में आ गया होगा स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। मार्केट प्राइस तो हम जानते हैं, स्ट्राइक प्राइस जिसमें हमें बाई करने का राइट मिलता है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होता, कोई मजबूरी नहीं होती कि हमें उस पर बाई करना ही है, वो बायर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सेलर के पास ऑब्लिगेशन होता है कि वो इस स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन बायर को सेल करेगा मार्केट में, ठीक है, चाहे कोई भी हो, मार्केट कितना भी प्राइस पे गया हुआ हो, डाउन गया हो, नीचे गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बायर एग्जीक्यूट करता है तो उसको देना ही पड़ेगा। तो नॉर्मली जब इन द मनी ऑप्शन हो जाता है, उस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चलने लगता है तो सेलर को लॉस होता है। सेम चीज होता है कॉल ऑप्शन के पुट ऑप्शन के साथ। जब लगता है मतलब अभी चल रहा है, मान लीजिए मार्केट प्राइस 2450 है और हमें लग रहा है कि ये 2300 से नीचे जाएगा, तो हमने क्या किया, स्ट्राइक प्राइस 2300 चुना, ठीक है, और पुट सेल किया, पुट बाय किया, ठीक है। तो ये 2300 पे पुट के केस में क्या होगा, ये 2300 पे उसको सेल करने का राइट मिल जाता है। पुट में उसको 2300 पे सेल करने का राइट मिल जाता है। अगर मार्केट 2000 पे क्लोज हुई तो वो सेल करेगा 2300 पे और बाई करेगा 2000 पे, यानी कि उसको सीधे 300 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया यहाँ पे, ठीक है। और जो प्रीमियम पे करते हैं वो उसको माइनस कर लेते हैं। प्रीमियम यहाँ पे अगर 50 रुपीज देना पड़ेगा, प्रीमियम 50, तो वहां पे उसको टोटल 50 तो देने पड़े हैं, तो -50 250 का टोटल प्रॉफिट होगा। तो जो तो इस टोटल प्रॉफिट होगा 250 मल्टीप्लाई जो 400 यूनिट 400 हमारा है यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो ये ऑप्शन में कैपिटल काफी कम लगता है और जिसका फायदा ये होता है कि रिस्क जो टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा होता है और लॉस भी, क्योंकि ऑप्शन अगर नहीं गया 2300 से नीचे तो ये प्रीमियम 0 हो जाएगा और पूरा सेलर को चला जाएगा। तो कॉल ऑप्शन में क्या होता है, जो स्ट्राइक प्राइस चुन रहे होते हैं उससे ऊपर जाना चाहिए तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो हमारा ऑप्शन 0 हो जाएगा। पुट ऑप्शन में होता है जो जो स्ट्राइक प्राइस चुने हुए हैं उससे अगर नीचे मार्केट क्लोज हुआ, जितना क्लोज होगा उतना ऑप्शन पुट बायर को प्रॉफिट हो गया। तो एक तो कॉल ऑप्शन हम लोग जान गए। दूसरा कॉल ऑप्शन होता है जब हमें व्यू बुलिश होता है और मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कोई एक स्ट्राइक प्राइस चुन लेते हैं जो हमारे हिसाब का होता है। तो स्ट्राइक प्राइस कैसे क्या चुनना है वो तो स्ट्रेटजी वाइज हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन एक बहुत बड़ा ही टॉपिक है, सैकड़ों स्ट्रेटजी है, उसमें भी कई तरह उस तरीके से काम किया जाता है जो हम लोग आगे जानेंगे। यहाँ तो मैं बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ कि ऑप्शन आखिर होता क्या है। तो हमने जाना यहाँ पे बेसिक्स इक्विटी के बारे में, इक्विटी है क्या। मैंने इक्विटी के अंदर में ज़्यादा नहीं गया, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे और भी चार्ट पे जाएंगे, चार्ट का कुछ कैंडल स्टिक चार्ट पे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, उसको देख के आप समझ सकते हैं। और फिर डेट हमारा बॉन्ड मार्केट डेट वगैरह नहीं है, बस वो तो मैंने एक रिसोर्स बताया है कि फंड जनरेट करने का क्या रिसोर्स होता है कंपनी के पास। और फ्यूचर इक्विटी लोग ना लेके फ्यूचर लेते हैं, फ्यूचर में हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, लॉन्ग भी करते हैं पोजीशन। और ऑप्शन ऑप्शन हमारा मेन टॉपिक है जिसपे हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन हो गया, एक बार इसको देख लेते हैं फिर से। कॉल ऑप्शन जब हमारा व्यू बुलिश होता है तो और लगता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस से ऊपर जाएगा स्टॉक, तो हम उस पे स्ट्राइक प्राइस चुन लेते हैं और उससे जितना ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट ऑप्शन बायर को होता है, अगर कॉल ऑप्शन बायर को होगा। और सेम चीज होता है डाउनवर्ड में, अगर मार्केट लगता है नीचे जाएगी तो जो हमें स्ट्राइक प्राइस चुने होते हैं उससे जितना नीचे गिरता है मार्केट वो सारे प्रॉफिट ऑप्शन पुट बायर को
देना होता है ऑप्शन सेलर को। तो एक तो पक्ष हो गया ऑप्शन बाई का और दूसरा होता है ऑप्शन सेलर। तो जो प्रॉफिट ऑप्शन सेलर को होता है वही लॉस ऑप्शन बायर को होता है, और जो ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा वही ऑप्शन सेलर को लॉस होगा। तो ऑप्शन के बारे में बेसिक अभी हम और कुछ समझेंगे, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या होता है, क्यों लोग बाय करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस जान गए हम लोग, और ऑप्शन कॉल ऑप्शन भी जान गए, पुट ऑप्शन भी जान गए। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा, उसमें हम लोग और ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे डिटेल्स, कि ऑप्शन जो है बाइंग आखिर होता क्या है और सेलिंग होता क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और